नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक सर्वे है, जो 2024 का है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशन होगा वो बायलिंगुअल होगा और मैंने इसको पीडीएफ को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प होगी इससे। तो चलिए आज चलते हैं और इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली देखिए, अभी इकोनॉमिक सर्वे जो था इसके पहले भी आया था जनवरी में। ठीक है, 31 जनवरी को। एक्चुअली क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे हर साल मंथ के फर्स्ट में, जनवरी 31 को इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट सेशन में, और उसके बाद बजट पेश होता है। ठीक है, लेकिन इस बार जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था वो एक्चुअली अंतरिम बजट था, क्योंकि सरकार चुनाव होने वाला था। ठीक है, तो अभी इलेक्शन हो चुके हैं, गवर्नमेंट आ चुकी है, इस वजह से गवर्नमेंट अपना फुल फ्लेज बजट लेकर के आई है। अभी जो 22 को इकोनॉमिक सर्वे आया है और आगे 23 को बजट आएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले आता है, तो वहीं देखते हैं कि ये बजट क्या, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले तो हमें समझना है कि क्या है इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जो इंडिया की इकोनॉमी का, ठीक है, कि उसमें किस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, क्या उसमें लैक है, कैसे और अच्छा किया जा सकता है, सब जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा और साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी मिलेगी कि हाँ, कहाँ पर किन किन सेक्टर में चैलेंजेस है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको कौन तैयार करता है। तो एक्चुअली ये जो इकोनॉमिक सर्वे है इसको जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के मार्गदर्शन में इसको तैयार किया जाता है, जो फिनेंस यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर में है एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, उन्हीं के गाइडेंस में ये स्टार्ट होता है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर में एक बॉडी है जिसको कहते हैं डीईए, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, और इसके अंदर है इकोनॉमिक डिवीजन। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक डिवीजन के थ्रू ये प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन कि यूनियन फिनेंस मिनिस्टर के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है और इसके अंदर में इकोनॉमिक डिवीजन है। उसके द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो एक्चुअली पहले जो इकोनॉमिक सर्वे था, फर्स्ट जो इकोनॉमिक सर्वे आया था वो 1950 और 51 में ही फर्स्ट टाइम आया, और इसको 1964 तक बजट के साथ ही प्रेजेंट किया जाता था। बट अभी आप ये देख रहे हैं कि ये बजट के एक दिन पहले आता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा कर लेंगे। और ये फर्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो कुछ कुछ इसके की पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे के, जिसमें देख लेते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब इस प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2023-24 में 8.2% था। एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो प्रेजेंट जो ईयर चल रहा है 24, उसके एक साल पहले का होता है, यानी कि ये 23-24 का, क्योंकि पिछले साल के ईयर को ही ऑब्जर्व किया जाता है कि इकॉनमी कैसे काम करती है, और फिर उसके बाद उसी एस्टीमेट को इसमें बताया जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो इकोनॉमिक सर्वे होता है 23-24 का होता है, और जो बजट आता है वो 24 और 25 के लिए आता है। ठीक है, तो एक साल ही पहले के लिए आता है बजट, एक साल के आगे का है। ये एक साल पहले के रिव्यू को दिखाता है, सर्वे को पूरा बताता है, और आगे आने वाले एस्टीमेट को बजट में 24-25 के लिए नेक्स्ट ईयर का प्लान होता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि एक साल पहले का होता है। तो जीडीपी ग्रोथ जो पिछले साल रही है इंडिया की, वो कितना रहा है 23-24 में 8.2%। ठीक है, और ऐसा है कि आने वाले टाइम में ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसमें आगे 8% क्या होगा, एक्सीड करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप याद रखना। और जो अभी चल रहा है प्रेजेंट, यानी कि 24-25 में, इसमें ऐसा अनुमान है, ऐसा ये सर्वे में बताया गया है कि ग्रोथ ये 6.5 to 7% रहेगी। विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना कि अभी करंट जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% के बीच में रहने की अनुमान है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इसमें 9.9% से रियल टर्म में ग्रोथ हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसके देखिए मेन
रीज़न इसमें ये रहा है कि गवर्नमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन दोनों के थ्रू इसमें थोड़ा सा कम रहा है, इसकी वजह से ये ओनली 9% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, और मैं इसमें बता दूं इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्च करती है ऐसे इन्वेस्टमेंट में जिससे हमारा क्या हो कि एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लाइक अगर कहीं पर कोई इंडस्ट्री लगाना है या कोई फैक्ट्री करनी है जो आगे लॉन्ग टर्म में क्या करे, एक तरह से इंडिया के जीडीपी में ग्रोथ हो पाए। ठीक है, तो उस तरह के एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर कुछ और पॉइंट है, जैसे रिटेल इन्फ्लेशन जो डिक्लाइन हो गया है 5.4% फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 में ये डिक्रीज हुआ है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, कई ऐसी कंट्री हैं जिसमें वॉर चल रहे हैं, जैसे रसिया और यूक्रेन का वॉर है, फिर उसके बाद आप इजराइल हमास का वॉर आप देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो ग्लोबल अनस्टेबिलिटी है, इसके वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेशन जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन किया है। ठीक है, साथ साथ में सप्लाई चेन डिसरप्शन भी आपको देखने को मिलेगा, और इन्फ्लेशन भी ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे चीज़ों को, इन सब चीज़ों को मैनेज किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। देखिए, आपको मैं ये बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी, ये आरबीआई के द्वारा लेके आया जाता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है फिक्सल पॉलिसी राजकोषीय नीति, और एक होता है मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई के द्वारा लेके आया जाता है, और फिस्कल जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के थ्रू लेके आया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है, अगर देखा जाए तो जो डिमांड रहा है उस पर बहुत ही वस्तुओं की कम वैश्विक मांग से बाह्य संतुलन पर दबाव डाला गया है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात से इसे काफ़ी हद तक संतुलित कर दिया गया है। यानी कि बहुत सारा जो सर्विस सेक्टर में हमने एक्सपोर्ट जो किया, उससे क्या हो पाया कि इस बात पर थोड़ा सा बैलेंस हो पाया है, और जिससे रिजल्ट में आप देख रहे हैं कि जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो 0.7% है, और जीडीपी का। ठीक है, 0.7% ऑफ द जीडीपी ड्यूरिंग 23-24 में, जो कि पिछले यानी कि इसके पहले का जो फाइनेंशियल ईयर था 22-23 में वो 2% था। तो 2% से ये 0.7% है, तो दैट में गुड, अच्छी बात है कि इंप्रूवमेंट चीज़ें हो पाई हैं, अच्छा हुआ है, यानी कि करेंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, तो ये इंडिया के लिए अच्छा है। तो इस भी फैक्ट को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट इससे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 24 के लिए जो आने वाला टाइम है, यानी कि 24-25 का जो बजट आएगा या ग्रोथ जो जीडीपी की होगी, वो आईएमएफ ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको 3.2% किया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया में, तो उसको हम लोग देखते हैं कि किन किन चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा जो आगे जाकर के इम्प्रूव किया जा सकता है। तो देखेंगे जैसे ग्लोबली, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि ग्लोबली बहुत सारे अनस्टेबिलिटी है, वॉर चल रहे हैं दो कंट्री में, रशिया यूक्रेन एंड हमास इजराइल में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा सा चुनौती देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये फेवरेबल नहीं है कंट्री के लिए। ठीक है, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वहाँ पर इस तरह के फॉरेन एफडीआई की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो अगर अनस्टेबिलिटी अगर कंट्री में रहेगी तो इससे एफडीआई नहीं आएगा, जो एक अच्छी बात नहीं है कंट्री के लिए। और थोड़ा सा हम आपको बता दें कि एफडीआई क्या होता है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है एफडीआई और एक होता है एफआईआई। ठीक है, एफडीआई जो होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन का। ठीक है, कोई इंडस्ट्री लगाता है, कोई प्लांट वहाँ पे लगाया जाता है। और एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये इसके थ्रू ऐसा होता है कि पैसा यानी कि फॉरेन का फंडिंग इंडिया की कंपनी में होती है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट को आप याद रखेंगे एफडीआई और एफआईआई के बारे में। ठीक है, आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या हुआ, जो डेवलपिंग कंट्री थी उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। इससे क्या हो गया कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग यानी कि पैसा जो कंट्री से यानी कि बाहर से हम लोग लेते थे, यानी कि इंडिया लेता था, वो इंक्रीज हो गया।
ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है और अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गया है भारत जैसे देशों में, जो भी डेवलपिंग कंट्री है यानी हमारी कंट्री के लिए। तो अगर फॉरेन कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो हमारे फंडिंग जो बाहर से आने वाली होती है उसकी कॉस्ट अधिक हो जाती है, जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को इनकरेज होने में, यानी कि लोग थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये ज़्यादा कॉस्ट ऑफ फंडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो इंडिया के लिए भी क्या है, एक नेगेटिव साइन हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे देख रहे हैं कि इकोनॉमिक जो इंडिया की इकोनॉमिक्स है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें तो वो भारत के जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है इसमें जो डोमेस्टिक इकोनॉमी की अगर बात करें तो कंट्री में आप देख रहे हैं कि सब्सिडी दे करके इसको प्रमोट किया जा रहा है कि हम बाहर वाले यानी कि फॉरेन में इस तरह के अपने जो प्रोडक्ट हैं उस पर क्या कर पाएँ, compete कर पाएँ। तो इस तरह से हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में भी कुछ कुछ देखने को मिल रहा है। और घरेलू यानी कि डोमेस्टिक निवेश इन्वेस्टमेंट की वजह से और इसको घरेलू इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो ये दो चीज़ों को याद रखेंगे। अगर मैं इसको कंप्लीट अगर करना चाहूँ तो मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे हम इंडिया जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में कम्पीट कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं। जियो पॉलिटिक्स अनसर्टेन ऑल्सो कंटिन्यू प्ले सॉइल स्पॉट। ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारा आप देख रहे हैं कि इंडिया का रशिया से अच्छा रिलेशन है, और जब इंडिया का रशिया से अच्छा रिलेशन है तो ऑब्वियस है कि ये यूएसए पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और रशिया अभी यूक्रेन का वॉर है और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल अगेंस्ट है रशिया के, तो ये सब पूरा, और इजराइल इधर हमास का वॉर है। तो ये सब जो जियो पॉलिटिक्स अभी बन रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर इस तरह से चेंज हो रहे हैं, तो वो ऑब्वियस है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लेकर के साथ साथ जो अदर कंट्री का जो FII है, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं कि एक निगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। जो जियो पॉलिटिक्स एक अच्छा हो जाने से क्या होता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी आता है और लोगों के लिए एक पॉजिटिव भी हो जाता है पूरे कंट्री के लिए और अपनी इंडिया के लिए भी ऑल्सो भी। इस वजह से जियो पॉलिटिक्स जो है वो ऑब्वियस है कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल है, और ग्लोबल इकोनॉमी होने की वजह से अगर ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड में अगर इस तरह से कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो ऑब्वियस है कि इंडिया पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है जो इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। नेक्स्ट है चाइना के जो चैलेंजेस हैं उसमें इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा है कि भारत जो है वो एक्सपोर्ट के लिए चीन पर बहुत ज़्यादा ही डिपेंड है, और खासकर जो आप ये देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा है कि जो चाइना क्या कर रहा है, ये भी उन्होंने कहा कि चीन में कम कौशल वाले जो मैन्युफैक्चरिंग रीजन है उसमें भारत भारत चाहता है उसको क्या करना, इंडिया वांट टू ऑक्यूपाई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, लेकिन चाइना ऐसा करने नहीं दे रहा है, चाइना हैज़ नॉट लेट टू गो। तो मेनली ये है कि जो डिपेंडेंसी हमारी चाइना पर वो भी एक तरह से चैलेंजेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बिल्ड करना चाहिए, किसी अदर कंट्री पर इतनी डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है, जो एक चैलेंज की तरह है। फिर उसके बाद देखेंगे AI थ्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें कहा गया ये है कि जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, यानी कि इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन का बूम आया हुआ है और इंटरनेट फैसिलिटी का बूम है, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी 4G 5G काफ़ी अच्छी स्पीड ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो कहा गया है कि अब आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे जो इसको अभी हम कम्युनिकेशन का देख रहे हैं, इंटरनेट की जो सुविधा देख रहे हैं, इससे हो सकता है कि थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है AI का, क्योंकि AI बहुत फास्ट तेज़ी से काम कर रहा है। तो इसके लिए भी एक तरह से क्योंकि जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके चैलेंजेस भी आते हैं, और ऑब्वियस सी बातें हैं कि AI में आप देख रहे हो कि बहुत सारा सिक्योरिटी पर्पजेस से भी अगर आप देखें तो ये एक चैलेंज बना हुआ है, जो इकोनॉमिक सर्वे में इसके बारे में बात की गई है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसमें एक तरह से आप देखेंगे कि सुस्ती देखने को मिल रही है, और ज़्यादातर
ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश ये भी किया है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको कम करने की कोशिश की है, और इसकी वजह से ये भी आप देख रहे होंगे कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने की वजह से उनको काफ़ी अच्छा फायदा भी हुआ है, प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, 4 टाइम आप देख रहे हैं, चौगुना उनको फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की वजह से भी अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो एक इंडिया के लिए चैलेंज की बात है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इम्पेरेटिव की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि देखिए, हाँ, इकोनॉमी में जो इंडिया इकोनॉमी है उसमें अप्रॉक्स 78.5 लाख जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको नीड है करने की, जिससे क्या हो पाएगा कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें थोड़ा हेल्प हो पाएगी, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में 2020 तक ये नीड हो जाएगा कि 78.5 लाख जो जॉब है उसको क्रिएट किया जाए, दिया जाए। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप 78.5 लाख की इसमें बात की गई, लेकिन और भी चीज़ें हो सकती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। 2030 तक आते आते और भी इसकी नीड होगी, तो इसको भी कहा गया है कि इस सेक्टर में मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है इसमें ये चीज़ें आएंगी ही, तो इसको देखने की नीड है। फिर अगला देखते हैं कि डेटा डिफिशियंसी की बातें की गई हैं। एक्चुअली इसमें ये कहा गया है कि जैसे आप देख रहे होंगे कि डे बाय डे रोजगार को लेकर के बहुत सारे एजिटेशन आपको देखने को मिलते हैं, हो भी रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा, इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा गया है कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये, वो रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास इसके पास प्रॉपर डेटा नहीं था, यानी कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दे पाया, और डे बाय डे जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है वो एक चैलेंज की तरह आ रहा है। तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि किन कहाँ कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है और किस लेवल पे हो रही है, हमें इसको कैसे टैकल करना है। इस तरह के सारे अगर डेटा हमारे पास रहेंगे तो ऑब्वियस है कि वो उसकी अच्छे से एनालिसिस हो पाएगी और रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प मिलेगी। तो सरकार ने इस बात को माना है कि जो डेटा डिफिशियंसी है वो अनएम्प्लॉयमेंट को मेज़र करने में थोड़ा मुश्किलात आई हुई है। ठीक है, तो उसको भी लेकर के आ जाने से ऑब्वियस है कि थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने में, अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा हो रहा है उस पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल डिसएडवांटेज। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया है उसमें लोग ज़्यादातर इंडल्ज हो रहे हैं, टाइम उसमें टेकिंग हो रहा है ज़्यादातर। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा तो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो लोग घंटों घंटों बिता देते हैं उसमें, स्क्रीन स्क्रॉल डाउन करने में। ठीक है, पता ही नहीं चलता है टाइम का, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्क्रीन टाइम है वो इंक्रीज हो जाती है। फिर उसके बाद इससे जो उनके रूटीन है वो ख़राब हो रहे हैं, और अनहेल्दी फूड, ऑब्वियस है कि ये चीज़ें आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो क्या हो रहा है, इंडिया की कम हो रही है। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। देखिए, किसी भी वर्क प्लेस पर और किसी भी काम के लिए एक अच्छा फूड और एक अच्छी हेल्दी लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होता है तो ऑब्वियस है कि वर्क इफ़िशियंसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर वर्क इफ़िशियंसी पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियस है कि इंडिया के ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको भी इकोनॉमिक सर्वे में जगह दी गई है कि लाइफ स्टाइल जो है लोगों की, वो बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुछ कमियों के साथ कुछ सोल्यूशन भी दिए गए हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें पहला ये है कि हमें सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नरेंद्र मोदी की जो पिछले 2 साल में था, तो उन्होंने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट रोल था उसको कम करने के, यानी कि रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया गया कि जो निजी क्षेत्र है यानी प्राइवेट सेक्टर है उनको दिया जाए। ठीक है, उनको प्रमोट किया जाए। लेकिन तब पर भी अभी रोजगार सृजन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा, लेकिन सरकार ऐसा कर रही है। अगर सरकार और इस तरह की चीज़ें करे कि प्रमोट करे
ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा जो रोज़गार है वो निजी क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। तो अगर ये इंडस्ट्री बनती है, अगर फैक्ट्री इंस्टॉल होती है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा जॉब क्रिएशन होगा। जॉब क्रिएशन करके हम अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा हद तक ठीक कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ठीक है। दूसरा है सोल्यूशन, जैसा अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, लाइफ स्टाइल जो प्राइवेट सेक्टर में है उसको थोड़ा सा चेंज करने की नीड है, क्योंकि अभी बहुत सारा हम डेली टू डेली जो अनहेल्दी फूड जो कंज्यूम करते हैं वो ऑब्वियस है कि लाइफ स्टाइल पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें ट्रेडिशनल फूड पर आना पड़ेगा, हमें नेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों से ही हम क्या कर पाएंगे, अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर पाएंगे, और जिससे वर्क एफिशिएंसी अच्छी हो पाएगी। ठीक है। साथ साथ में देखिए ये एजुकेशन में भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अगर आपका हेल्थ अच्छा होता है, अगर आप अच्छा फूड अगर खाना अगर खाते हैं अच्छा, तो ऑब्वियस है कि आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और आप काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ेंगे भी और मेमोरी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो ऑब्वियस है कि आप थोड़ा अपनी लाइफ स्टाइल पर फोकस ज़रूर करें। ये सिर्फ सेक्टर के लिए ही नहीं है और एजुकेशन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ध्यान देंगे। ठीक है। आते हैं ओके थर्ड पॉइंट पर, फॉर्म सेक्टर एज द सर्वाइवर। ठीक है। इसमें देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है उसका भी इंपॉर्टेंस रोल हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ें कर पाए कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करे, तो ऑब्वियस है कि इसमें हेल्प हो पाएगी गवर्नमेंट को। और एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते ही हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा उसमें लगती है, और हमारी डिफिशियंसी अगर एग्रीकल्चर पे अगर हो रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। एग्रीकल्चर पर डिफिशियंसी कम होना चाहिए कंपेयर टू द मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। लेकिन अगर एग्रीकल्चर पे हमारी डिफिशियंसी, अगर एग्रीकल्चर में डिपेंडेंस अगर हमारे है भी, तो इसको सबसे अच्छा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंस्टॉल करने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर जो हमारे किसान हैं उनकी आय को भी बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही जो रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट किया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर उसके बाद है रिमूविंग रेगुलेटरी बॉटलनेक। ठीक है। यानी कि जो बहुत सारे ऐसे हैं इंडस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जिसमें बहुत सारे रेगुलेशन है कि आपको ये लाइसेंस लेकर के आना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्लियरेंस लेना पड़ेगा। इससे क्या हो जाता है कि बहुत सारे रेगुलेटर होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट जो करनी होती है वो थोड़ा सा उस पर रोक लग जाती है। तो हमें जो बहुत ज़रूरी है रेगुलेशन उस पर ध्यान देना होगा, और जो अननेसेसरी जो रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स देना होगा। जैसे एमएसएमई सेक्टर्स में आप देख रहे होंगे, एमएसएमई सेक्टर में इस तरह के थोड़ा सा रेगुलेटरी जो है उसको रिमूव करके थोड़ा रिलैक्स देने की वजह से ऑब्वियस है कि रोजगार भी होगा और इंडिया की ग्रोथ भी बढ़ेगी लोकल लेवल पर। ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी। ऑब्वियस है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट की जो कैपेसिटी है उसको बिल्ड करने में काम करे और उनको थोड़ा प्रमोट करे सब चीज़ों के लिए। यानी कि जो डे बाय डे आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से समन्वय नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनमें जो इंडस्ट्री को इंस्टॉल करना या जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा प्रमोट करना, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर हम स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग को अगर आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको फंडिंग ठीक ठाक से करते हैं, टाइम से करते हैं और उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कर भी रही है। जो अभी नीति आयोग जो लेकर के आई या जो अभी न्यू गवर्नमेंट है 2015 में जो नीति आयोग आया था, उसका अप्रोच ये है कि जो स्टेट है वो पहले जो इसके पहले जो आयोग था वो योजना आयोग था, उसमें क्या होता था कि टॉप टू बॉटम चीज़ें होती थी। बट ये नीति आयोग है, इसमें क्या है बॉटम टू टॉप है। यानी कि स्टेट से में क्या क्या स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सरकार जो है पॉलिसी बनाती है। तो ऑब्वियस है कि स्टेट की क्षमता को इससे बढ़ाया जा सकता है। अगर आगे भी ऐसा किया जाए तो ये सब चीज़ें हैं जिससे क्या हो सकता है कि इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। तो आई होप कि ये आपको क्लासेस समझ में आई होंगी और अच्छा लगा होगा। और मैं जो ये PDF है इसका आपके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं एक नोट्स की फॉर्म की तरह। अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।